तो साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के लोकतंत्र के 3 आधारभूत स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संबंध में। ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ कहलाते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हम आपको इसमें बताएंगे आज कि होते क्या हैं, संविधान में कौन से भाग में ये रखे गए हैं। अगर आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको संविधान बहुत ईजी हो जाता है। भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाता है तो पॉलिटी को पढ़ना और समझना बहुत इजी होता है, क्वेश्चन याद रखना बहुत इजी हो जाता है। आपको पता होना चाहिए केंद्र में कौन सी विधायिका होती है, राज्य में कौन सी विधायिका है, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और केंद्रीय हमारे जो प्रदेश में हमारी एकल न्यायपालिका है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये अगर आपके एक बार माइंड में बैठ जाता है तो स्पष्ट रूप से आप फिर पॉलिटी से कभी घबराएंगे नहीं, संविधान से आपको डर नहीं लगेगा और आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का टीएसए क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अभी अभी आप लाइक का बटन दबा दीजिए और अपना प्रेम, अपना स्नेह हम तक पहुंचाइए। क्लास को हम आरंभ करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यही हमारा कि लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ क्या हैं। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ क्या हैं। देखिए, ये स्तंभ जो हमारे हैं, ये मेन पिलर्स जो हमारे हैं वो कहलाते हैं। नंबर 1 कहलाती है कार्यपालिका। नंबर 1 कहलाती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ कहते हैं। दूसरा कहलाता है हमारा विधायिका। क्या कहलाता है, विधायिका कहलाती है ना, लेजिस्लेचर। तीसरा स्तंभ लेजिस्लेचर। तीसरा जो स्तंभ है हमारा वो कहलाता है आपका न्यायपालिका। ये तीन हमारे बेसिक देखिए पिलर्स हैं, मेन पिलर्स हैं लोकतंत्र के, है ना, जुडिशरी। तो इस तरह से ये तीन को हम बोलते हैं भारतीय दुनिया भर में जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ ये तीन पिलर्स कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। देखिए, फोर्थ पिलर। फोर्थ पिलर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है। चौथा स्तंभ देखिए है नहीं, क्या कहा जाता है आजकल, चौथा स्तंभ किसे माना जा रहा है, लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे माना जा रहा है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जा रहा है मीडिया को। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब हम देखेंगे यहीं पर कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। इसे आप दिन रात देखते हैं टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, ये तो आपको पता ही है। मीडिया ना जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, देश में सच को सामने लाने के लिए जिसकी स्थापना की गई है। आज के लिए प्राइवेट हाथों में है, सरकारी हाथों में भी है और आप देख रहे हैं कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सब है। लेकिन इसका जो दायित्व है वो सच को सामने लाने का है और जनता के मध्य, सरकार और जनता के बीच में एक मीडिएटर का काम करना है। इसका नाम मीडिया है। फोर्थ पिलर है जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। जिस देश में लोकतंत्र, देश में मीडिया मजबूत होता है, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच प्राप्त होती है। उन देशों में लोकतंत्र और मजबूत होता है। जहां इसको दबाया जाता है, कमजोर किया जाता है, वहां लोकतंत्र की आपको क्या होगा, डाउनफॉल दिखाई देगा। फिलहाल हम आज का विषय हमारा यह है कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, केंद्र और राज्य में ये सब कैसे काम करते हैं। पूरा कंसेप्ट आज आपको इस क्लास में मिलने वाला है। देखिए है क्या, हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो हमारा है ये टिका हुआ है किस पर, जो हमारी डेमोक्रेसी है ये टिकी हुई है तीन आपके, ये जो थ्री व्हीलर है ना, टेम्पू, जो तीन पहियों वाला टेम्पू है, इस पर टिकी हुई है। वो क्या है देखिए, ये आपका टिकी हुई है तीन बातों पर। एक कहलाती है कार्यपालिका, एक है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और दूसरी आपकी है इसमें का है विधायिका। विधायिका, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे क्या है ये विधायिका, लेजिस्लेचर, ठीक है। और तीसरा इसमें हमारा है, आती है इसमें न्यायपालिका। ये है क्या, अगर ये हमें समझ में आता है कि भारत का पूरा स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए आपको, फिर आपके लिए पॉलिटी एकदम इजी हो जाती है। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या है, आप तुरंत क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से भाग 6 से भाग 5 से आया है या
राज्य से या केंद्र सरकार से क्वेश्चन आया तुरंत आप पहचान जाएंगे। देखिए पहली बात हम करते हैं, कार्यपालिका क्या है, वो इसका काम क्या है, कार्यपालिका क्या काम करेगी। देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। कार्यपालिका वो संस्था जो कार्यपालन करवाती है। देश में लोकतंत्र में जिसका काम क्या है, नियमों को, देखिए कानून का क्रियान्वयन करवाना, कानून का क्रियान्वयन करवाना इसका काम है। वो है कार्यपालिका, जो टू एग्जीक्यूट द लॉ, जो लॉ को, कानून को एग्जीक्यूट करवाती है, लागू करवाती है, जो उसका पालन करवाती है, वो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका है। देश में देखिए है ना। और विधायिका क्या है, कार्यपालिका समझ में आया। कार्यपालिका क्या है, जो कानून को, लॉ या नियम कानून को देश में लागू करवाए, उसका पालन करवाए, को एग्जीक्यूट करे, वो एग्जीक्यूटिव है। विधायिका क्या है, विधायिका देखिए, विधायिका क्या होती है, विधायिका वो है जो विधायन करे। इसका जो काम है क्या है, विधायन करना। इसका काम क्या है, विधायन जानते हैं क्या होता है, हिंदी का वर्ड है हमारा विधायन करना। और थोड़ा इजी करें इसको, देखिए विधि निर्माण करना, देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए विधि निर्माण करना, निर्माण करना। तो ये आपका क्या करती है, टू लेजिस्लेट, लेजिस्लेट द लॉ, कानून को बनाने का काम जो है वो करती है हमारी विधायिका। जो भी हम देख रहे हैं देश में कानून बनते हैं, तो कानून जो बन रहे हैं देश में, चाहे वो आपने कृषि कानून देखा, पीछे विवादित कानून था, जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून था, 3 तलाक संबंधी कानून थे, या देश में और भी बहुत सारे कानून हमारे बनते रहते हैं। वो सारे कानून जिस संस्था से बनकर आते हैं, उस संस्था को विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। इसका काम टू लेजिस्लेट द लॉ है, कानून का निर्माण करना है, ये ध्यान रखेंगे हम। विधायिका समझ में आया। अब देखिए कानून बनाने का अधिकार हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में किसे किसे प्राप्त है और किस किस स्तर पर ये होता है। तो विधायिका के कितने स्तर हमारे देश में हो जाते हैं, या कार्यपालिका के देश में कितने स्तर हमें देखने को मिलते हैं, वो सब हम अभी देखेंगे। तीसरा देखिए हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास देखिए क्या है, इन्होंने आपका जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या है वो देखिए। ये देखिए नाम क्या है, न्यायपालिका। तो यहाँ से अगर इसको नाम से इसका अर्थ निकालें तो नाम इसका काम हो जाएगा, तो विधि का या कानून को लागू करवाती है, या हम कह सकते हैं रक्षा करती है, कानून की रक्षक है। तो ये तीन आपकी संस्थाएं, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है लोकतांत्रिक देशों में, वो होता है एक कानून, एक विधि, विधायन। और वो हमारे यहाँ कौन है, संविधान है। संविधान हमारे यहाँ एक भारत का एक क्या है, कानून है, सभी को समान रूप से कानून प्रदान करता है, विधान प्रदान करता है। उसको लागू कराने का काम कार्यपालिका का है। उससे संबंधित जो भी और कानून बनेंगे उसे बनाने का काम विधायिका का है, और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का है। अगर यहाँ कहीं दिक्कत आ रही है, लोग उस कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या वो कानून किसी तरह से संविधान सम्मत नहीं है, उसको चेक करने का काम हमारी न्यायपालिका का है, जुडिशरी का है। तो ये तीन अंग हमारे कैसे कहलाए। अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं, इनमें वास्तव में ये होते क्या हैं। देखिए पहला है हमारा कार्यपालिका, पहला है कार्यपालिका। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा आज की ये वास्तव में होते क्या हैं, और भारत में किस तरह से काम कर रहे हैं, भारतीय संविधान में इनको कहाँ रखा गया है, सब आपको समझ में आएगा। तो हमने अभी देखा कि ये क्या है, कार्यपालिका क्या है, जो विधि का कानून को लागू करवाती है, कार्यपालिका है। अब हम देखें इसके प्रकार की बात करें तो भारत में ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखिए कार्यपालिका 2 प्रकार की हमारी, एक तो है स्थाई, स्थाई मतलब परमानेंट है, ये कहलाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट कार्यपालिका है। और दूसरी जो कार्यपालिका है हमारी कहलाती है अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई यानी कि टेम्पोररी है,
टेम्पोररी। तो दो तरह की कार्यपालिका दो प्रकार की हो गई। कार्यपालिका वो है जो कार्य का पालन करवाती है, कानून का क्रियान्वयन करवाती है, कार्यपालिका कहलाती है। एक स्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? ये कार्यपालिका देखिए सिलेक्टेड होती है, सिलेक्टेड है और ये अपॉइंटेड है, यानी कि इसका क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, साथ ही साथ इसका सिलेक्शन होता है, चयन होता है। और ये चयन जो होता है हमारा, वो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होता है। इसका चयन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होता है, फिर इसका होता है अपॉइंटमेंट होता है, और इसे हम बोलते हैं नौकरशाही। भारत में नौकरशाही जो है वो एक परमानेंट स्थायी कार्यपालिका का एग्जाम्पल है। इसे हम स्थायी कार्यपालिका कहेंगे। स्थायी कैसे है? देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये स्थायी है, ये हर 5 साल पर या 10 साल पर 6 साल पर ये चेंज नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट बना रहता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो आते रहते हैं और रिटायर होकर जाते रहते हैं। नए लोगों का अपॉइंटमेंट होता रहता है और पुराने लोगों का यहाँ से रिटायरमेंट होता रहता है। इस तरह से ये हमारी एक फिक्स स्टेटस को लिए बैठी हुई है, जिसको हम बोलते हैं नौकरशाही। इसमें आप देखिए अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं और राज्य स्तर की सेवाएं आती हैं, तो वो सब नौकरशाही है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आप इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी कि आप इसको फॉलो करवाएं, लोगों से नियम फॉलो करवाएं, उनके काम करें। ये आपका सपोर्ट करना रहेगा, किसके लिए? जो हमारी अस्थायी कार्यपालिका है उसके सपोर्ट के लिए आप यहाँ जा रहे हैं। आप जो नौकरी तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं, नौकरशाही के लिए कर रहे हैं। ये हमारी परमानेंट कार्यपालिका है, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा था कि ये सिलेक्टेड है और अपॉइंटेड है। ये जो कार्यपालिका है देखिए ये मैन है, मुख्य है। ये जनता की सेवक नौकर कहलाती है। क्या है? जनता की नौकर कहलाती है। जनता के काम के लिए इसे बैठाला गया है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है भारत का कि ये लोगों की मालिक बन बैठी है ना। आईएएस जो जनता का नौकर बन के आ रहा है, या जो कर्मचारी जनता का नौकर बन के आ रहा है, वो अपने आप को जनता का मालिक समझने लगता है। तो एक ऐसा नेचर हमारी नौकरशाही का हो गया है। चलिए वो समस्या है, आपको समझ में आ गया क्या है? इसके लिए देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि परमानेंट है, एक बेकार व्यक्ति आ गया तो उसको 60 साल 65 साल तक यहाँ काम करना है, तो इसलिए इसके लिए योग्यताएं होती हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी रखी जाती है। तो ये क्वालिफाइड होना चाहिए, ये क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है? और उसका चयन प्रतियोगी परीक्षा से होता है। तो पूर्ण तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ये लंबे समय तक आएगा। तो बात तो यहाँ तक की समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए जो हमारी टेम्पोररी कार्यपालिका है ये भी हमारे देश में दो तरह की है। एक तो ये देखिए हमारी संघीय कार्यपालिका है। तो मैं इसको पहले बता दूं आपको कि कैसी होती है। ये कार्यपालिका की नेचर है, ये अस्थाई क्यों है? ये तो होती है इलेक्टेड, ये इलेक्टेड होती है और अपॉइंटेड होती है। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। यहाँ सबके सब अपॉइंटेड होंगे, यहाँ कोई भी मेंबर विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट सबका नहीं होता है। ऐसे अधिकांश का अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन यहाँ हम देखें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, वहाँ केवल इलेक्शन होता है। बाकी सब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेट, इलेक्टेड प्लस अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, या फिर वो नॉमिनेटेड प्लस अपॉइंटेड हो सकते हैं। वो राज्यसभा के मामले में हो सकता है कि राज्यसभा का कोई मेंबर बन जाए, अदरवाइज मोस्टली हमारे क्या होते हैं? इलेक्टेड प्लस अपॉइंटेड होते हैं। इलेक्शन हमारे पता है कब होता है? हर 5 साल में होता है। ये जो अस्थायी कार्यपालिका है इसका जो कार्यकाल होता है हमारा, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, इसलिए अस्थायी कार्यपालिका है। प्रत्येक 5 साल पे कार्यपालिका चेंज हो जाती है, बदल जाती है। आपको समझ में आया होगा। अब ये कैसे होता है देखिए, ये टेम्पोररी कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन आता है? इसमें शामिल किया गया है हमारी, देखिए एक कहलाती है संघीय कार्यपालिका, एक है संघीय कार्यपालिका, और दूसरी है हमारी राज्य कार्यपालिका।
एक संघीय कार्यपालिका है और एक राज्य कार्यपालिका पालिका है। आप जानते हैं भारत क्या है, एक संघ है और इस संघ में दो सरकारें हमारे पास हैं, एक तो केंद्र और दूसरा आपका राज्य। तो यहाँ पर कार्यपालिका भी दो स्तर पर हमारी है, एक संघ के लिए और एक राज्य के लिए। अब देखिए राज्य के लिए जो कार्यपालिका हमारी है, संघीय कार्यपालिका है, उसमें कौन कौन शामिल है और संविधान के कौन से भाग में है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ये भी 5 वर्ष के लिए इलेक्ट होती है और ये कार्यपालिका भी 5 वर्ष के लिए इलेक्ट होती है ना, 5 वर्ष के लिए। संघीय कार्यपालिका देखिए संविधान का जो भाग है हमारा, संविधान का भाग है 5, इसमें दी गई है। और राज्य कार्यपालिका संविधान का भाग है। अगर आप ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं ना, आपके लिए पॉलिटी बहुत आसान हो जाएगी, आपको यहाँ से कोई डरने की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान का भाग 6 में राज्य कार्यपालिका दी हुई। और अगर इसको देखें आर्टिकल्स, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 52 से लेकर और 73 तक, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक जो हमें लिखित किया गया वो है संघीय कार्यपालिका, तो बोलते हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये ना, ये दी गई है। और यहाँ हम देखें राज्य में आर्टिकल देखिए 153 से लेकर और 167 तक जो हमारी कार्यपालिका है वो है संविधान में राज्य कार्यपालिका। इस संविधान में आप ध्यान रखना है, यहाँ से उठने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखें। आर्टिकल्स आपको वही याद करने जो अभी यहाँ पर हमारे आने वाले हैं। क्या आपने आर्टिकल याद कर लिए? यही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। समझ में आपको आ रहा हो संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। अब देखिए संघीय कार्यपालिका किसे कहते हैं हम, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तुलना दोनों ही कर लेंगे हम, राज्य की भी और संघीय कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूटिव। और अभी आपने देखा कि ये आर्टिकल्स कौन है। देखिए इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा देश के लिए, देश में, और जहां तक इसका कार्यक्षेत्र आएगा देश के बाहर भी, ध्यान रखें। तो इसका काम क्या है, देश में विधि या कानून का क्रियान्वयन क्रियान्वयन करना, ये कौन करेगा, तो देश के अंदर जो कानून का आपका क्रियान्वयन होगा वो करेगी संघीय कार्यपालिका करेगी। अब इसका देखिए इसमें कौन कौन इसका जो है अंग है, कौन कौन इसके अंग हैं, इसमें कौन कौन शामिल है, इसे हम कहेंगे संघीय कार्यपालिका, इसे हम कहेंगे संघीय कार्यपालिका। इसमें जो संघीय कार्यपालिका है हमारी, इसमें भी दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं हमारे। देखिए हम सबसे पहले हम देखते हैं इसके, चलिए देखते हैं, कोई नहीं। संघीय कार्यपालिका कहलाती है हमारी, अंग देखते हैं इसके पहले। अंग है हमारे, अंग और पार्ट। अंग या पार्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से शामिल है। नंबर 1 इसमें शामिल है राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति जो है वो देश की संघीय कार्यपालिका का अंग है। क्वेश्चन आएगा बताओ राष्ट्रपति किस क्या है, राष्ट्रपति देश की संघीय कार्यपालिका का पार्ट है, या देश की संघीय कार्यपालिका है। प्रेसिडेंट बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 53 में, सॉरी आर्टिकल नंबर 53 में बात कही है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। और राष्ट्रपति क्या है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति नोट कर लें आप, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है, ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया है, भारत की सर्वोच्च कार्यपालिका है। और सर्वोच्च कार्यपालिका है, कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति। दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल है हमारा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारा जो है शामिल है। और ये आपका आर्टिकल 63 में इसका पद है, अनुच्छेद 63 में इसका पद है। तीसरा जो व्यक्ति इसमें और आता है वो है देखिए
पीएम प्लस उसका मंत्री परिषद। देखिए पीएम का पद जो हमारे कार्यपालिका में आता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल नंबर 53। राष्ट्रपति का हो गया। आर्टिकल नंबर 73 लिखना था, आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में देखिए 74 में हमारा आता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। जो कहा इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये भी हमारे संघीय कार्यपालिका का ही अंग है। आर्टिकल पूछेगा 74, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा इसमें शामिल है वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी इसमें शामिल है हमारा व्यक्ति, महान्यायवादी। इसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल आपसे पूछेगा, ये 76 है। तो ये ध्यान रखिए ये चार लोग जो हमारे हैं, ये संस्थाएं, चार संस्थाएं भारत की संघीय कार्यपालिका का अंग है। इनसे मिलकर भारत की संघीय कार्यपालिका बनती है। और इसमें हम देखें, इसमें दो व्यक्ति हमारे, एक राष्ट्रपति और एक पीएम है। इनको अगर हम थोड़ा सा अलग करके देखें तो देखिए इसमें जो संघीय कार्यपालिका है, हमारी संघीय कार्यपालिका है, संघ कार्यपालिका है, इसमें ये नेचर में दो प्रकार की है। ये कार्यपालिका नेचर में दो प्रकार की है। कैसे, देखिए नेचर में दो प्रकार से कैसे है, ये दो प्रकार से ऐसे है, यहाँ पर हम देखें, एक कहलाती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक कहलाती है नाम मात्र की और एक कहलाती है वास्तविक। एक तो हमारी वास्तविक है, एक है नॉमिनल और एक है रियल। रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक नाम मात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका है। इसमें भी दो प्रकार आते हैं हमारे। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति, इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का ही है, मंत्रियों का कार्यकाल भी अधिकतम 5 साल का होगा। तो इसलिए ये जो हमारी कार्यपालिका है कैसी है, अस्थायी कार्यपालिका है। हर 5 साल पे इनके चुनाव होते हैं। जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो हम ये चुनाव करवाते हैं और फिर ये चुनकर आते हैं। इस तरह से ये 5 साल तक अपना कार्य करते हैं। हमारी जो प्रधानमंत्री वाली जो कार्यपालिका है, इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल से बैच करता है। जो कार्यकाल लोकसभा का है वही कार्यकाल हमारी संघीय कार्यपालिका के वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें हम बोलते हैं, कौन शामिल है इसमें, देखिए वास्तविक कार्यपालिका में आएगा आपका प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। अब देखिए मंत्री परिषद में कौन शामिल होता है, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं मंत्री। आप जो नाम ले रहे हैं मंत्रियों के, हमारे केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो रक्षा मंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, या आपके और बहुत सारे मंत्री हमारे है ना, गडकरी साहब हो, कोई और हो, तो वो सब किस में आते हैं, मंत्री परिषद में आते हैं। प्लस पीएम इनका अध्यक्ष है, तो हमने पीएम को अलग से लिख दिया है। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताइए वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है। तो वास्तविक कार्यपालिका पीएम उसका मंत्री परिषद है। और आपसे क्वेश्चन पूछे नाम मात्र की कार्यपालिका कौन सी है, तो राष्ट्रपति है। अब बात यह है कि ये नाम मात्र की ही क्यों है। देखिए ये नाम मात्र की कार्यपालिका इसलिए है क्योंकि सारे काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति अवास्तव में करते नहीं हैं। जबकि वास्तविक रूप में जो काम करते हैं, जो पावर्स जिसके हैंड में है, वो है हमारा पीएम। पीएम वास्तविक रूप से काम करता है। देश के लिए मंत्रालय उन्होंने बांट रखे हैं और वो मंत्री उस काम के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे रेल चलाना है तो रेल मंत्री उसके लिए पूरी तरह से एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा। पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होगा। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्री जिम्मेदार होगा। और इन सब से जो हेड होगा वो पीएम इनसे काम करवाएगा। तो इस तरह से वास्तविक काम करने वाला का व्यक्ति कौन है, पीएम उसका मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है। तो इसे हम बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका। और ये किसके लिए कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति की ओर से कर रहे हैं, बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये नाम मात्र है। नाम किसे चलेगा, राष्ट्रपति चलेगा। देखिए भारत में आपका आता है तो नाम मात्र का प्रधान कौन, राष्ट्रपति। इसे बोलते हैं हम भारत में कि जूरे
जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वास्तव में हमारे यहाँ डी फैक्टो जो होता है, हमारे यहाँ डी फैक्टो जो होता है वो पीएम होता है। इसका मतलब यह है कि संवैधानिक प्रमुख तो हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख है वो पीएम होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ वास्तविक रूप में देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? वास्तविक रूप में देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पीएम होता है, और जो ये पद धारण करता है वो व्यक्ति शक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस समय सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जो हमारे पीएम हैं, वो इस समय देश के सबसे पावरफुल पर्सन है, तो वास्तविक रूप से देश को चलाने का काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कार्यपालिका इस तरह से काम करे, कौन कौन शामिल है। इसकी जो आर्टिकल्स हमारे आए हैं वो आपको याद रखने चाहिए, है ना। महान्यायवादी जो इसमें, अब इसमें देखिए, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, इसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति देश का प्रमुख का कार्यभार संभालता है, ये इनकी कार्यपाल की जिम्मेदारी है। पीएम आपने देखा वास्तविक हमारा प्रधान है, और महान्यायवादी जब भी इन्हें किसी को जरूरत पड़ेगी न्यायिक सहायता की, विधिक सहायता की, परामर्श की, तो फिर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल उनके लिए आता है। इस समय कौन कौन है ये देखिए। राष्ट्रपति आप जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति आप जानते हैं मिस्टर जगदीप धनखड़ हैं, है ना, जगदीप धनखड़ हैं। और पीएम आप जानते हैं नरेंद्र हैं। और महान्यायवादी देखिए आपके अभी अभी नए बनाए गए हैं, तो ये हमारे आपके कहलाएंगे, आपके संघीय कार्यपालिका के प्रमुख कहलाएंगे ये, है ना। ऐसे ही राज्य में होता है, इसी तरह से राज्य का है राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका या स्टेट एग्जीक्यूटिव हम इसको बोलेंगे। सेम स्ट्रक्चर है, ध्यान रखें, आपको अंतर नहीं करना है। अगर आपने एक बार संघीय कार्यपालिका पढ़ ली, फिर आपको राज्य कार्यपालिका के बस फैक्ट याद करने हैं, बाकी समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंसेप्ट दोनों का सेम है। राज्य कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका का सेम स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो यहाँ भी दो तरह की होती है, एक कहलाती है हमारी वास्तविक कार्यपालिका, पहले नाम मात्र की लिख लेते हैं। एक तो कहलाती है नाम मात्र की कार्यपालिका जैसे वहाँ थी, और एक कहलाती है वास्तविक कार्यपालिका। एक वास्तविक कार्यपालिका है नॉमिनल और रियल रियल एग्जीक्यूटिव, ये दो तरह की हमारी एग्जीक्यूटिव राज्य में भी होती हैं। सेम स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं है। जो राज्य कार्यपालिका है देखिए, ये हमारे संविधान के, मैंने आपको बताया था अभी, संविधान के भाग 6 में है, और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा देखिए 153 से लेकर और 167 तक जो है संस्थान हमारे संविधान में राज्य कार्यपालिका को उल्लेख किया गया है। नाम मात्र की कार्यपालिका जैसे वहाँ राष्ट्रपति था, वैसे यहाँ कौन होगा? राज्यपाल। जहाँ राज्यपाल है गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट जो हमारे हैं वो कहलाते हैं राज्य कार्यपालिका के प्रमुख। जो स्थिति देश में राष्ट्रपति की थी वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है, और जो स्थिति देश में पीएम की थी वही स्थिति हमारे राज्य में पीएम और उसके मंत्री परिषद की होती है। सेम स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब रिपीट करने को वही सब बातें जो मैंने आपको बताई थी। ये नॉमिनल है, देश राज्य का सारे काम राज्यपाल के नाम से चलते हैं। राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। सारे कार्य राज्य के राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाते हैं। ये काम करने के लिए इसके पास क्या है? मंत्रिपरिषद है। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का मुखिया पीएम होता है, यहाँ मैंने फिर पीएम किया है, पीएम आएगा। सीएम प्लस मंत्री परिषद होता है, तो यहाँ सीएम होता है वहाँ पीएम रहेगा, यहाँ सीएम रहेगा, और जैसे वहाँ मंत्री थे वो केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं, ये राज्य के मंत्री कहलाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर सेम है, सेम तरह का काम रहेंगे। वो देश के लिए काम करते हैं, राज्य के लिए के अंदर सीमाओं के अंदर काम करते हैं, ये सब रहेगा। ये हमारा डी जुरे संवैधानिक प्रमुख राज्य का कौन है?
राज्यपाल है, और वास्तविक प्रमुख जो है राज्य का वो सीएम कहलाता है। तो राज्य का सबसे पावरफुल पर्सन कौन होगा, वो सीएम होगा। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम है, तो वो यूपी के सबसे पावरफुल पर्सन काउंट किए जाएंगे डी फैक्टो के रूप में। ये तो इसका रहा हमारा क्या। अब देखिए इसमें कौन कौन इसके अंग की हम बात करें, कौन कौन अंग इसमें हमारे आते हैं, इसे किसी हम राज्य की कार्यपालिका में शामिल करेंगे। क्वेश्चन आएगा, बताओ निम्न में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का अंग है। देखिए नंबर 1 इसमें आता है, जैसे वहां राष्ट्रपति था वैसे यहाँ आएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो 53 और 54। दूसरा हम देखें, जैसे वहां पर हमारा उपराष्ट्रपति था, ऐसे कोई पद यहाँ पर नहीं है। यहाँ सीधा फिर आता है आपका सीएम। सीएम की जगह यहाँ सीएम होता है, और सीएम और उसका मंत्री परिषद, सीएम और उसकी मंत्री परिषद यहाँ पर आती है। तीसरा देखिए, इसका जो आपका आर्टिकल है वो है 163। 163 में किया गया है सीएम और उसका मंत्री परिषद। और तीसरा व्यक्ति इसमें आता है राज्य का महाधिवक्ता, जिसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, व्यक्ति इसमें आता है। और इसका आर्टिकल बहुत अधिक पूछा जाता है हमारा, देखिए 165 में है। ये हमारे अनुच्छेद आपको याद करने बहुत जरूरी है। ये हमारी राज्य की कार्यपालिका के अंग है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, बताओ इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का पार्ट नहीं है। ये 3 हमारे राज्य कार्यपालिका के पार्ट हैं। इनमें से हमने देखा राज्यपाल क्या है, यूरे या नॉमिनल हेड है। और हमारा जो सीएम और मंत्री परिषद है, ये क्या है, वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक प्रधान है, वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। राज्य की आपसे पूछेगा राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका, ये व्यक्ति राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका है, क्योंकि हेड यही है, इसी के द्वारा सारे काम किए हुए माने जाएंगे। ये स्थिति हमारे राज्य की कार्यपालिका और हमारे संघ की कार्यपालिका का हमने देखा, दोनों जो स्ट्रक्चर सेम है। एक को याद कर लेंगे हम, दूसरा स्वयं याद हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए राज्यपाल कहाँ बैठता है, तो राज्यपाल राज्यों में बैठता है। तो यूपी है, बिहार है, पंजाब है। और राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ये राष्ट्रपति भवन में रहता है, जबकि राज्यपाल राजभवन में रहता है। ऐसे ही पूरा हमारा राज्य कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका स्ट्रक्चर आपने देखा भी। अगली बात करते हैं विधायिका की। देखिए विधायिका का मैंने आपको बताया था कि विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना है। ध्यान रखें, जो भी संस्था, चाहे वो देश के स्तर पर हो, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, या आपके पंचायत के स्तर पर हो, जैसे कुछ हमारी ऐसी बॉडीज होती हैं राज्य स्तर पर, जो लोकल स्तर पर होती हैं। पंचायत के अधिकार, पंचायत को अपने अंदर के अधिकार दिए गए नगर निगम के लिए, या और ग्राम पंचायत को ग्राम के विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। नगर निगम को 18 विषय दिए गए हैं, तो वो वहाँ कुछ कानून बना सकते हैं। जो भी संस्था कानून बनाएगी वो संस्था कहलाएगी हमारी विधायिका। जो विधायन करेगी वो विधायिका कहलाएगी। समझ में आया। विधायिका, विधायिका का काम क्या है, विधि का निर्माण करना है, का निर्माण करना है। विधायिका हमारे कितने कौन से स्तर में, देखिए तो भारत में हम देखें विधायिका का, तो आप देखिए 2 स्तर हम देखने को मिलता है। एक तो मिलता है भाग 5 में, पार्ट 5। एक तो हमारा पार्ट 5 में संविधान में है, और दूसरा हमारा जो विधायिका दी है हमारी, दी है भाग 6 में दे रखी है। हाँ, भाग 6। यहाँ पर जो हमारी विधायिका है, उस विधायिका का नाम देखिए क्या बोलते हैं। इस विधायिका को हम बोलते हैं संघीय विधायिका। क्या बोलेंगे इसको हम, संघीय विधायिका को हम बोलते हैं। और ये आर्टिकल का रहेगा, ये आर्टिकल है हमारा 79 से लेकर और 122, 79 से लेकर 122 तक क्या है, संघीय विधायिका है। और यहाँ हम देखें इसे बोलते हैं राज्य विधायिका। राज्य विधायिका आर्टिकल अब आपका शुरू होता है 168 से लेकर 122 है यहाँ पर देखिए, और ये देखिए हमारा 212 है।
वो 168 से लेके 212 तक राज्य की विधायिका है। अब देखिए नाम देखिए यहाँ पर हमारा, यहाँ जो नाम है हमारी ये विधायिका का नाम दिया गया है इसको संसद, पार्लियामेंट इसको हम कहते हैं। तो आप समझ जाएं कि ये बात किसकी हो रही है, ये भाग 5 बात हो रही है भारत की। और अब मैं सिंपल कर देता हूँ, और ये बात हो रही है हमारे राज्यों की। राज्यों में जो हमारे कानून बनाने की बॉडी है उसकी बात हो रही है। आप इसको एकदम आसानी से बेसिक तरीके से इसको समझें, कोई दिक्कत ना लें, आराम से समझते जाएं, एकदम समझ में आएगा। नाम संसद कहलाएगा, पार्लियामेंट कहलाएगा। ये जो व्यवस्था हमने ली है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इसको पार्लियामेंट कहते हैं और हमने इसको अपने यहाँ संसद नाम दिया है। ठीक है। अमेरिका में इसी का नाम कांग्रेस है। अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, भारत में इसे संसद, और इंग्लैंड में इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अब पार्लियामेंट देखिए, इसकी जो गठन की बात की गई है वो है हमारा आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो भारतीय संसद का आपसे आर्टिकल पूछे गठन संबंधी तो 79 होगा। आर्टिकल 79 में इसको दिया गया है। और देखिए राज्य की बात पूछे, दोनों तुलना करके पढ़ रहे हैं एक साथ। आपको एक याद करना है, दूसरा आपको याद हो जाना है, बस फैक्ट अलग अलग होंगे हमारे। दोनों का नेचर एकदम सेम होगा, थ्योरी में कोई अंतर नहीं आएगा। आर्टिकल बदल जाएगा और नाम चेंज हो जाएगा। जैसे नाम यहाँ चेंज हो जाएगा हमारा, और इसका नाम जो है इसे बोलते हैं राज्य विधानमंडल। इसे आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, विधानमंडल विधानमंडल। विधानमंडल होता कहाँ है? विधानमंडल होता है राज्यों में होता है। ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए इसका गठन हो गया, इसका गठन किसमें होगा हमारा? इसका गठन जो है वो आर्टिकल 168 में ही है ना। अब आपसे पूछे इसका पार्ट क्या है, इसके अंग कौन कौन है, संसद के अंग कौन कौन है? देखिए संसद के अंग हमारे 3 हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक कहलाता है राष्ट्रपति, एक कहलाता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट है, ध्यान रखें ये भिन्न अंग है। कैसा अंग है? क्वेश्चन आता है, बताओ संसद राष्ट्रपति संसद का अंग है या नहीं है? वास्तव में अंग है, और एक ऐसा अंग है जिसके बिना संसद कंप्लीट नहीं है। राष्ट्रपति के बिना संसद कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। क्या देखिए अंग इसका है आपका राज्यसभा। राज्यसभा ना, इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट हम इसको कहते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट जो इसका है हमारा वो है लोकसभा। देखिए एकदम इजी आपको हो जाएगा, पॉलिटी बहुत इजी हो जाएगी इसको अगर समझ में आता है। कि बताइए एमपी कहाँ बैठता है, एमएलए कहाँ बैठता है, विधानमंडल क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहती है, तो कन्फ्यूजन आपकी आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, पूरी क्लास में आप बने रहिए, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये कन्फ्यूजन दूर होते ही पॉलिटी बहुत आसान होने वाली है। लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, है ना। तो हाउस ऑफ द पीपल इसको हम कहते हैं। वैसे आजकल नाम इसका राज्यसभा और लोकसभा ही आपका नाउन के रूप में आ गया है। ये 3 अंग हैं, ये 3 से मिलके संसद बनती है। इसके अलावा संसद कुछ नहीं है। ये संसद है, इनकी में से कोई एक अगर सस्पेंड है, कोई नहीं है, तो संसद नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। अब राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठेगा इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य को हम एमपी कहते हैं। एमपी कहाँ बैठेगा? संसद में बैठता है। इसके मेंबर को भी हम, इसके सदस्य को भी हम क्या बोलते हैं? एमपी ही कहते हैं। तो एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से बढ़ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखें एमपी कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा और लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है ना। एमपी, राज्यसभा के मेंबर को एमपी बोलेंगे और लोकसभा के मेंबर को भी एमपी ही बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये व्यक्ति चुनकर आते हैं 5 साल के लिए, और ये व्यक्ति चुनकर आते हैं हमारे 6 साल के लिए। दोनों का अंतर है थोड़ा सा। एमपी ऑफ लोकसभा चुनकर आएगा 5 साल के लिए, एमपी ऑफ राज्यसभा चुन के आता है 6 साल के लिए। इसका हम पूरा एक वीडियो हमारा जो रहेगा, क्लास अगली जो रहेगी हमारी भाग 5 से, वो पूरी इस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है, संस्था कौन सी क्या है। फिलहाल आज मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि देश का स्ट्रक्चर हमारा जो संविधान में
भाग 5 और भाग 6 का है वो क्या है। अब यहाँ जाइए, विधानमंडल देखें हम, तो विधानमंडल को जो नाम दिया गया है, इसके अंग कितने हैं? अंग तो इसके भी 3 ही माने गए हैं। इन 3 अंगों में से देखिए, इसमें देखिए 2 होते हैं कंपलसरी, 2 अंग जो हमारे कंपलसरी हैं। कौन कौन से हैं? 2 अंग कंपलसरी कौन से हैं? एक कहलाता है राज्यपाल। जैसे देश की संसद का जो प्रथम अंग राष्ट्रपति है, बिल्कुल वैसे ही राज्य विधानमंडल के जो प्रथम अंग है वो राज्यपाल है। कोई अंतर नहीं है, सेम है। आप राष्ट्रपति का जो काम वहां याद कर लीजिए, सेम काम आपका यहाँ राज्यपाल का होगा। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आर्टिकल चेंज होगा, वो आर्टिकल याद करना है आपको। जैसे राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति यहाँ अभिन्न अंग है, वैसे ही राज्यपाल यहाँ अभिन्न अंग है। राज्यपाल यहाँ सेशन शुरू करेगा, यहाँ राष्ट्रपति सेशन शुरू करेगा, तो यहाँ राज्यपाल सेशन शुरू करेगा। सेशन यहाँ खत्म राज्यपाल करेगा, यहाँ भी यहाँ राष्ट्रपति करेगा। कोई कोई काम अंतर नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून, कोई विधेयक विधि बनेगा, और यहाँ राज्यपाल के साइन होने के बाद कोई विधेयक विधि बनेगा। काम दोनों का सेम है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि राज्यपाल कहाँ बैठेगा और राष्ट्रपति कहाँ बैठेगा, ये पता होना चाहिए। तो दूसरी बात देखिए, इसमें हमारी का जो अंग है इसका, जहाँ पर हमारा लोकसभा था, इसके समान देखिए यहाँ पर है विधानसभा। ये बड़ा आपको ध्यान रखना है, विधानसभा कहाँ होती है। इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसको, तो ये असेंबली कहलाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 2 कंपलसरी पार्ट हैं, और इसलिए इस असेंबली देखिए, इसके जो मेंबर होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं MLA। ये विधानमंडल है, विधानसभा है, इसलिए इसको विधायक भी कहते हैं। जो विधि बनाने का मेंबर है वो विधायक है। और MLA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ध्यान रखें, MLA राज्य में होते हैं और विधानसभा के अंग होते हैं। इनका चुनाव भी जो होता है आपका 5 वर्ष के लिए होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा हम बात कर रहे हैं, दूसरा देखिए, इसका एक अंग जो है हमारा वो क्या बोलते हैं इसको, एक तो हमारा कंपलसरी, और एक देखिए एक है नॉन कंपलसरी। एक हमारा नॉन कंपलसरी पार्ट है इसका। नॉन कंपलसरी पार्ट कौन सा है? दूसरा भाग कहलाएगा, और वो है आपका विधान परिषद। क्या कहलाएगा? विधान परिषद कहलाएगा। विधान परिषद को हम बोल देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसलिए इसका जो मेंबर होगा कहलाता है ML। इसको भी हिंदी में विधायक ही बोलेंगे, कि हम विधायक ही कहेंगे। MLC जो चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसे राज्यसभा को, राज्य में लोकसभा के समान हमारी विधानसभा होती है, राज्य में राज्यसभा के समान हमारी विधान परिषद होती है। वो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, वहाँ राज्यसभा 6 साल के लिए, यहाँ भी राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए होते हैं। काम दोनों का देखिए थोड़ा सा अंतर है, स्ट्रक्चर आपका लगभग सेम सा लगता है। अगर वहाँ हम राज्यसभा को पढ़ लें, बिल्कुल वैसे हम यहाँ विधान परिषद को भी याद कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर देखिए समझ में आ गया आपको। MLC कहाँ बैठते हैं, MLA कहाँ बैठते हैं, MP कहाँ बैठते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। वो आप अपने 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 क्षेत्र के जो भी MLA MLC MP हैं उनके आप ध्यान करिए, और आपको ये टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा। तीसरा पार्ट हमारा इसमें था न्यायपालिका, है ना। इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। न्यायपालिका तीसरी, तीसरी जो है ये क्या है? थर्ड अंग है हमारा। क्या काम करेगा? न्याय करना और कानून की रक्षा करना। कानून की रक्षक के रूप में ये जानी जाती है, संविधान की रक्षक कहलाती है न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे देश में कैसी है? एकल न्यायपालिका है, ध्यान रखेंगे हम। इसका काम क्या है? कानून की रक्षा करना है। इसके हम देखें 2 स्तर हमारे यहाँ इसको दिखाई देते हैं। एक तो हमारा वही संविधान के भाग 5 में है, लेकिन इसको हम ऐसे क्लासीफाई नहीं करते कि यूनियन की या राज्य की अलग अलग है। ये एकल है, तो इसलिए मतलब पूरे देश की एक ही न्यायपालिका कहलाएगी, अलग अलग नहीं कहलाएगी। भाग 6 में इसके प्रावधान है। अब देखिए भाग 5 में जो हमारी न्यायपालिका उसे हम बोलते हैं द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। आप इसे सर्वोच्च न्यायालय
या उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये हमारी न्यू दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, नई दिल्ली में है ये। तो देखिए अभी हम बात करें इसमें, तो आपके पास 33 प्लस 1 बराबर 34 जज यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक कौन है, हमारे सीजीआई महोदय हैं, और बाकी 33 अदर जजेज हैं यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और मूल संविधान में आपसे पूछेगा तो 7 प्लस 1 बराबर 8 जज उस समय हमारे 1950 में काम कर रहे थे। भाग 6 में इसको हम बोलते हैं, यहाँ इसको कहा गया है द हाई कोर्ट एंड द सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, या हम कहते हैं इसको उच्च न्यायालय प्लस अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जाना जाता है राज्य की भाग 6 में। और इसका जो आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल लिखा हमने, इसका आर्टिकल हमारे पास है, देखिए 214 से लेकर और 237 तक है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद हमारे पास है वो है छेद 124 से लेकर और 243 को 43 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 1 का 4 का गया, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, आर्टिकल 1 का 4 का 7, और इसको उल्टा करते देखिए तो आ जाता है हमारा आर्टिकल 114 का उल्टा हो जाएगा, 24 का उल्टा हो जाएगा 214 हो जाएगा, है ना, 90 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा हमारा ये। इस तरह से आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा अनुच्छेद में, 124 में। हाई कोर्ट कौन सा अनुच्छेद में है, 214 में है ना। इस तरह से यहाँ हाई कोर्ट के साथ साथ आपके जिला कोर्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है। आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक जिला कोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। काम इसका कानून की रक्षा करना है, लोगों को न्याय उपलब्ध कराना है। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो हमने देखा क्या है, 3 स्तंभ जो हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ कहलाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अगर काम किसी देश में कर रहे हैं, वो देश लोकतंत्र पर अधिक तरक्की करता है, वहाँ के लोगों को अधिक अधिकार, सुविधाएं और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।